नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आप देख रहे हैं मूनस्टूड क्लासेस। तो आपका स्वागत है क्लास 10th की साइंस की चैप्टर नंबर 3 दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर में। यह इस चैप्टर की थर्ड पार्ट है। इससे पहले जो पार्ट्स आए हैं फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट, उसमें मैंने मेटल्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, रिएक्टिविटी सीरीज, नॉन मेटल्स की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, आयनिक कंपाउंड्स किस तरह से फॉर्म होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स के प्रॉपर्टीज, वो सब मैंने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आप नहीं देखे हैं पहले दो पार्ट्स तो आप देख सकते हैं। उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स साथ ही साथ पिन कमेंट में मिल जाएगा आपको, तो वहां से आप इजीली देख सकते हैं। इस वीडियो में पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग ऑकरेंस एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के बारे में जानेंगे। किस तरह से हम लोग मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, रिफाइनिंग जानेंगे, रिफाइनिंग का प्रोसेस, फिर कोरोशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ कोरोशन से कैसे बचा जा सकता है, वो सब हम लोग इस पार्ट में समझेंगे डिटेल में। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए मूव करते हैं और जान लेते हैं आज क्या करने वाले हैं। तो आज हम लोग मेनली अकरेंस एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, जो मेटल्स हैं उसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले जानना है कि सोर्स ऑफ मेटल क्या होता है, मेटल्स आते कहाँ से हैं। ठीक है, मेटल्स जो है, मेटल्स ऑकर इन द अर्थ क्रस्ट एंड इन द सी वाटर। ठीक है, तो मेनली जो मेटल्स का सोर्स है, मेटल या चाहे नॉन मेटल्स का, वो मेनली हम लोग अर्थ क्रस्ट एंड सी वाटर से आते हैं। तो अगर आपने जूनियर क्लास में पढ़ा होगा तो अर्थ में 3 लेयर है ना। अर्थ के इंटीरियर को अगर देखा जाए तो 3 लेयर्स है। जो सबसे अंदर वाला है उसको कोर कहा जाता है, फिर उसके बाद वाला मैंटल, एंड बाहर वाला जो सबसे है उसको हम लोग क्रस्ट कहते हैं। ठीक है, ठीक है। तो जो जितने भी मेटल्स होते हैं वो मेनली अर्थ के क्रस्ट से, और कुछ जो है वो सी वाटर, ओशन वाटर, कुछ हद तक रिवर्स में मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये मेन सोर्स है मेटल्स का इन द फॉर्म ऑफ ओर्स। ठीक है, अब ओर्स क्या होता है, मिनरल क्या होता है, वो भी मैं आपको डिस्कस कर दूंगा। सी वाटर कंटेन्स मेनी सॉल्ट सच एज सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ऐसे बहुत सारे जो नमक हम लोग कॉमन सॉल्ट यूज करते हैं वो कहाँ से आता है, मेनली सी वाटर या रिवर वाटर, लेक वाटर से ही बनता है। ठीक है, तो ये दिस आर द मेन टू सोर्सेस ऑफ मेटल्स। अब मिनरल क्या होते हैं और ओर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो मिनरल्स आर नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेस विच हैव अ यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। ठीक है, तो मिनरल्स क्या होता है, तो मिनरल्स जो कि नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेस है, वो नेचुरली ऑकर होते हैं और उनकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, यूनिफॉर्म उनकी स्ट्रक्चर, यूनिफॉर्म कलर्स। तो बहुत अलग अलग मिनरल्स होते हैं, उनके अलग अलग शेप्स होते हैं, साइज होते हैं, उनकी क्रिस्टल लैटिस जो होती है अलग होती है। तो हर मिनरल की पहचान अलग होती है और इसको कौन डिसाइफर कौन करता है, तो ये जियोलॉजिस्ट का मेन काम यही है। मिनरल्स की स्टडी करते हैं, रॉक्स की स्टडी करते हैं। ठीक है, तो मिनरल वैसे नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेस हैं जिनकी कंपोजिशन जो है यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, एंड उनकी एक अलग क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर होती है, उनकी अलग कलर होती है। ठीक है, तो मिनरल्स उनको कहते हैं। अब ओर्स किसे कहते हैं, द मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड आर कॉल्ड ओर्स। ठीक है, तो ओर्स जो है आपने सुना होगा ऐसे जैसे बॉक्साइट ओर से हमें क्या निकलता है, बॉक्साइट ओर से हमें एल्यूमिनियम हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, एल्यूमिनियम मेटल। ठीक है, फिर उसी तरह से आपने सुना होगा फेल्सपर। ठीक है, फिर जिंक ब्लेंड। ये सब क्या है, ये सब दिस आर ऑल ओर्स। इससे हम लोग को मेटल्स एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो अगर मेटल्स ओर्स का कंपोजिशन मान लेते हैं कि 1 टन है, तो 1 टन से हम लोग बहुत सारा प्रोसीजर फॉलो करके हम लोग प्योर मेटल जो निकालते हैं वो मुश्किल से 1 kg या 1 kg से भी कम होता है। ठीक है, तो ओर्स जो है बहुत मात्रा में होती है। अब उससे उसमें एक ओर में बहुत सारे अलग अलग मिनरल्स हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक ही टाइप के मिनरल्स हो, अलग अलग मिनरल्स हो सकते हैं। तो वैसे ओर्स जहां से हम लोग प्रॉफिटेबली मिनरल्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जहां फायदा हो सके, ऐसा ना हो कि इनपुट हमने बहुत ज्यादा पैसा लगा दिया और आउटपुट पैसा निकला ही ना, तो उसका कोई मतलब ही नहीं होता।
तो जहां से हम लोग प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वैसे को हम लोग कहते हैं ओर्स। ठीक है, तो एक ओर से दो तीन या उससे ज्यादा भी मेटल्स निकाल सकते हैं या फिर सिंगल मेटल्स भी निकल सकता है। तो ये वैरी कर सकता है अलग कंपोजिशंस, अब डिपेंड करता है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में। ठीक है, फिर हम लोग इसको एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं। ऑकरेंस हम लोग समझ लिए, मेटल्स मिनरल्स क्या होते हैं, डिफरेंसेस क्या होते हैं, और हम लोग एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे। तो एक्सट्रैक्शन का प्रोसीजर भी डिफरेंट है, और वो डिफरेंट कैसे है तो वो डिपेंड करता है उस मेटल की रिएक्टिविटी पे डिपेंड करता है कि वो मेटल कितना रिएक्टिव है या नहीं है रिएक्टिव। वो तो हम लोग ने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ा ही था। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ा था जिसमें हम लोग पढ़ा था कि पोटेशियम जो है सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। पोटेशियम, सोडियम, ये सब क्या है, एल्कली मेटल्स है। एल्कली मेटल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। वो किसी के साथ भी, पानी के साथ, वाटर के साथ, एयर, बहुत आसानी से वो बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं। फिर एल्कलाइन अर्थ मेटल जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम, ये सब क्या है, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो इनका प्रोसीजर क्या है, तो हम लोग इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसीजर अप्लाई करते हैं एक्सट्रैक्ट करने के लिए, और प्योर मेटल एक्सट्रैक्ट किया जाए तो इलेक्ट्रोलाइसिस। फिर जो माइल्डली रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, तो जो माइल्डली रिएक्टिव होते हैं जैसे जिंक, आयरन, लेड, है ना, तो ये सब क्या है, इनको हम लोग, ये जो होते हैं ये मेनली किस फॉर्म में होती है, या तो जिंक सल्फाइड के फॉर्म में होंगे या कार्बोनेट्स के फॉर्म में होंगे। ठीक है, जैसे जिंक सल्फाइड हो गया, जिंक कार्बोनेट हो गया, आयरन सल्फाइड, आयरन कार्बोनेट्स, इन्हीं फॉर्म में मेनली ये सब मिडिल जो माइल्डली रिएक्टिव होते हैं उनका इसी टाइप के ओर्स होते हैं। तो उनको रिडक्शन यूजिंग कार्बन मेथड से हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो इनके लिए मेथड अलग है। बाकी जो बहुत लेस रिएक्टिव है जैसे नोबल मेटल्स, जैसे नोबल मेटल्स किसको कहते हैं, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये तो नेचुरली फ्री स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, मतलब ये नेचर में एज अ फ्री स्टेट पाया जाता है उसमें, तो उसका जो है फाउंड इन द नेटिव स्टेट। तो इसमें बहुत ज्यादा हम लोग को एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होती। ठीक है, तो ये सब जो है इनको बोला जाता है नोबल मेटल्स। ठीक है, ये बहुत लेस रिएक्टिव, ये सबसे रिएक्शन नहीं शो करते हैं, तो इसीलिए इनका एक्सट्रैक्शन प्रोसेस जो है बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये सब महंगा क्यों है, आपको पता है कि एक्सट्रैक्शन अगर आसान है तो कॉस्ट भी कम होनी चाहिए। सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, इन सब की कॉस्ट हाई क्यों है, क्योंकि ये अर्थ में इनका जो अवेलेबल कॉम्पोजिशन है वो बहुत कम है। ठीक है, इसीलिए उनकी कॉम्पोजिशन, उनकी जो वॉल्यूम है अर्थ में बहुत कम है। अगर कंपैरिजन किया जाए एल्यूमिनियम के साथ या आयरन के साथ, ये इनका बहुत ज्यादा मात्रा में है, इसीलिए इनका जो रेट है वो कम है इन कंटेक्स्ट टू, इन कंपैरिजन टू सिल्वर, गोल्ड से, है ना, प्लेटिनम। इनका कंपोजिशन कम है, इनका वॉल्यूम कम है, इसीलिए। बाकी ये एक्सट्रैक्शन तो इनका बहुत आसानी से हो जाता है। ठीक है, तो ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, कॉपर भी कुछ हद तक हम लोग कॉपर भी एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, लेकिन ये थोड़ा माइल्ड रिएक्टिव में आ जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग सिंगल सिंगल समझेंगे कि किस तरह से कौन से मेटल्स को हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मेनी मेटल्स आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड्स बिकॉज ऑक्सीजन इज अबंडेंट इन नेचर एंड इज वेरी रिएक्टिव। ठीक है, तो ऐसा भी क्वेश्चंस आते हैं 1 मार्क्स के कि व्हाई मेनी मेटल्स आर फाउंड इन द ऑक्साइड स्टेट्स। तो इसलिए क्योंकि एटमॉस्फेयर में हमारा ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन कितना है, ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन लगभग 20 to 21% है ना। तो अवेबिलिटी ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा है एटमॉस्फेयर में, तो मेटल जो है इजीली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है, और साथ ही साथ में ऑक्सीजन जो है वो भी बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, वो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो वो भी बहुत ज्यादा मेटल के साथ वो अट्रैक्ट होना चाहता है। ठीक है, तो इसीलिए वो जितने भी मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ बहुत इजीली रिएक्ट हो जाते हैं और मेटल ऑक्साइड बना लेते हैं। ठीक है, तो इसीलिए वो ऑक्साइड फॉर्म में ज्यादातर मिलते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी, छोटे छोटे क्वेश्चंस आ सकते हैं। फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स जो है उसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो मेटल्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 3 पार्ट्स बेसिस ऑन देयर रिएक्टिविटी, ये मैंने बता दिया, जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, फिर मीडियम रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव। इनके लिए 3 मेजर स्टेप्स है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये 3 मेजर स्टेप्स कौन कौन से हैं। तो पहला है कंसंट्रेशन और एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। ठीक है, तो सबसे पहला है कंसंट्रेशन। मेनली इसमें क्या जाता है, इसमें हम लोग मैकेनिकल सेपरेशन करते हैं, जो भी इम्प्योरिटीज होते हैं उनको सेपरेट आउट करते हैं। ठीक है,
अलग अलग फिजिकल और केमिकल प्रोसेस से हम लोग ये काम करते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को जनरली कंसंट्रेशन और एनरिचमेंट ऑफ ओर कहा जाता है। फिर सेकंड प्रोसेस जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कन्वर्सन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर। एक बार कंसंट्रेटेड ओर हो गया, ठीक है, तो मान लेते हैं कि दिस अमाउंट इज ओर, ठीक है, इतने सारे ओर्स हम लोग ने एक्सट्रैक्ट किया। अब इस प्रोसेस के बाद क्या होगा, बहुत सारे जो ओर्स में इम्प्यूरिटीज होते हैं उनको हम लोग रिमूव करेंगे। तो रिमूव करने के बाद मान लेते हैं इतना सारा बचा हमारे में, ठीक है, इतना ओर बचा, कंसंट्रेटेड ओर जिसको बोल रहे हैं कंसंट्रेटेड ओर। अब इससे हम लोग को क्रूड मेटल बनाना होगा, ठीक है, तो क्रूड मेटल हम लोग ने इतना बनाया क्रूड मेटल, ठीक है, दिस अमाउंट ऑफ क्रूड मेटल है। और क्रूड मेटल के बाद जो लास्ट प्रोसेस होता है उसको बोला जाता है रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर और क्रूड मेटल। फिर क्रूड मेटल की रिफाइनिंग होती है, फिर अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं। जैसे आपको पता है क्रूड ऑयल से हम लोग डीजल, पेट्रोल, अदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो क्रूड मेटल से हम लोग क्या बनाएंगे, फिर प्योर मेटल बनाएंगे। तो प्योर मेटल देखिए कितना कम हो जा रहा है। तो ये जनरली इस सीक्वेंस में ही होता है। और हम लोगों ने बहुत एक्सट्रैक्ट किया, फिर उसको कंसंट्रेटेड करते हैं या एनरिचमेंट करते हैं, फिर एनरिचमेंट के बाद उसको क्रूड मेटल में कन्वर्ट करते हैं, फिर क्रूड मेटल से हम लोग रिफाइनिंग प्रोसेस करते हैं, फिर जाके हम लोग को प्योर मेटल मिलता है। तो तीन मेजर स्टेप है। फर्स्ट स्टेप इज कंसंट्रेशन और एनरिचमेंट ऑफ ओर्स, सेकंड स्टेप इज conversion of concentrated ore into crude metal, and third step is refining of impure crude metal, ठीक है, तब जाके हम लोग को प्योर मेटल लास्ट में मिलता है। ठीक है, तो ये तीन मेजर प्रोसेस है। अब एक टेबल देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ओर्स जो है हम लोग ने तीन भाग में डिवाइड कर दिया है। पहले तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर करेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ ओर जो है वो सेम प्रोसीजर है तीनों ही, जो कि हाईली रिएक्टिव है या मीडियम रिएक्टिव है या लोएस्ट रिएक्टिविटी है। ठीक है, जैसे ये इसके लिए हो गया पोटेशियम या सोडियम। माइली रिएक्टिव जैसे हो गया एल्यूमिनियम, आयरन, इसके लिए हो गया, या जिंक। और जो लेस रिएक्टिव है जैसे गोल्ड, सिल्वर। ठीक है, तो इन तीनों के लिए कंसंट्रेशन ऑफ ओर या फिर एनरिचमेंट जो है वो सिमिलर प्रोसेस है, तीनों के लिए सेम। फिर डिवाइड हो जाते हैं हम लोग। जो कि जिन मेटल्स का हाई रिएक्टिविटी है उनको हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑन मोल्टन स्टेट में। फिर उससे हम लोग प्योर मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये इसका प्रोसीजर है। फिर जो मीडियम रिएक्टिव है, तो मीडियम रिएक्टिव में दो टाइप ऑफ ओर मिलते हैं, एक होते हैं कार्बोनेट ओर्स और दूसरे होते हैं सल्फाइड ओर्स। जैसे कार्बोनेट ओर जैसे मान लीजिए जिंक कार्बोनेट, सल्फाइड ओर मत जैसे कि FeS या ZnS। ठीक है, जिंक सल्फाइड, आयरन सल्फाइड, इस टाइप ऑफ ओर्स। तो कार्बोनेट ओर को हम लोग कैल्सिनेशन प्रोसेस के थ्रू पास कराते हैं और जो सल्फाइड ओर है उसको रोस्ट करते हैं या रोस्टिंग प्रोसेस। अब ये दोनों प्रोसेस मैं थोड़े टाइम में डिटेल में आपको समझा दूंगा। फिर आफ्टर कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग प्रोसेस ऑक्साइड ऑफ मेटल बन जाता है। ठीक है, ऑक्साइड ऑफ मेटल बन गया। फिर ऑक्साइड ऑफ मेटल को हम लोग क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे विद द हेल्प ऑफ कार्बन। फिर हम लोग प्यूरिफिकेशन कर देंगे, प्यूरिफिकेशन, और हमें रिफाइनिंग करके प्योर मेटल मिल जाएगा। ठीक है, और जो लेस रिएक्टिव है, सबसे ज्यादा कम रिएक्टिव है, इनमें ज्यादा डिफिकल्ट प्रोसेस होता नहीं है। तो उसमें मोस्टली जो होते हैं वो सल्फाइड ओर के फॉर्म में होते हैं। तो सल्फाइड ओर जितने भी होते हैं उनको हम लोग रोस्ट किया जाता है। ठीक है, रोस्टिंग किया जाता है। फिर क्रूड मेटल आता है, फिर क्रूड मेटल को रिफाइन करके हम लोग प्योर मेटल एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, प्योर मेटल एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो लोएस्ट रिएक्टिविटी और जो हाईएस्ट रिएक्टिविटी है उनमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं है, लेकिन जो मीडियम वाले हैं उनमें दो अलग अलग प्रोसेस है, एक है कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। ठीक है, तो ये चार्ट में हम लोग को पूरा समझ आ जाना चाहिए कि कैसे हम लोग एक्सट्रैक्शन करते हैं मेटल्स का। ठीक है, अब हम लोग इस चार्ट को हम लोग अब डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। जैसे कि सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या था, कंसेंट्रेशन ऑफ ओर। कंसेंट्रेशन ऑफ ओर में क्या है कि रिमूवल ऑफ इम्प्यूरिटीज, क्योंकि ओर्स में बहुत सारे इम्प्यूरिटीज हो सकते हैं, सैंड पार्टिकल्स या रॉक पार्टिकल्स, और भी डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स के कुछ पार्ट्स हो सकते हैं, उन सबको रिमूव करना होता है। ठीक है, फ्रॉम द माइंस आर नोन एज कंसेंट्रेशन ऑफ ओर्स। तो इसी को बोलते हैं कंसेंट्रेशन ऑफ ओर्स।
Ores which are mined often contain many impurities. These impurities are called gangue. Very important है, जो impurities होते हैं जो बाहर एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है ड्यूरिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ओर प्रोसेस में, उसको gangue कहा जाता है। ठीक है, gangue। तो कंसंट्रेशन इज डन बाय रिमूविंग impurities फ्रॉम द ओर्स। तो कंसंट्रेशन हम लोग impurities या जिसको gangue कहा जाता है उसको निकाल देते हैं, बाहर फेंक देते हैं। जैसे आपने बचपन क्लास में पढ़े होगा ना, जूनियर क्लासेस में, अगर चावल में कंकर होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग हैंड पिकिंग मेथड के थ्रू उसको बाहर निकाल के फेंक देते हैं। या फिर हम लोग को राइस से हस्क को सेपरेट आउट करना है, तो उसको के लिए हम लोग क्या करते हैं, विनोइंग मेथड यूज करते हैं। ठीक है, फिर मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड यूज करते हैं अगर कोई मेटल चीज को एक्सट्रैक्ट करना है या सेपरेट आउट करना है। उसी तरह से इसमें भी हम लोग सिमिलर काइंड ऑफ प्रोसेस अपनाते हैं। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर इज आल्सो नोन एज द एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। प्रोसेस ऑफ कंसंट्रेशन डिपेंड अपॉन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ओर्स। तो कौन सा प्रोसेस हम लोग अपनाएंगे, विनोइंग अपनाएंगे, सीविंग मेथड अपनाएंगे, या फिर सेडिमेंटेशन मेथड, फिल्ट्रेशन मेथड, या फिर लोडिंग मेथड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस, ग्रेविटी सेपरेशन, ये कौन सा मेथड हम लोग अप्लाई करेंगे वो डिपेंड करता है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ओर्स। ओर्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करता है। लेट सपोज अगर हम लोग को फेरस के ओर्स मतलब आयरन के ओर सेपरेट आउट करना है, तो आयरन जो होता है वो मैग्नेट के साथ में इजीली अट्रैक्ट कर लेता है, तो हम लोग उसमें क्या करेंगे, उसमें हम लोग मैग्नेटिक सेपरेशन टेक्निक यूज करेंगे। ठीक है, तो हम लोग को उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जानना चाहिए ओर्स का, तभी हम लोग जो उसका कंसेंट्रेशन ऑफ ओर है वो आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ टाइप ऑफ सेपरेटिंग मेथड है, ग्रेविटी सेपरेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस। ये सब जो है डिटेल में आप लोग हायर क्लासेस में 11th-12th की केमिस्ट्री में आप मेटलर्जी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये प्रोसेस तो तीनों मेटल्स के लिए सेम है, हाई रिएक्टिविटी, मीडियम और लो के लिए। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। अब सेकंड में जो सेकंड स्टेप है उसमें आ जाता है कन्वर्सन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू क्रूड मेटल। तो कन्वर्सन ऑफ मेटल ओर्स इनटू ऑक्साइड्स, क्रूड मेटल मतलब मेटल ऑक्साइड्स में हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा। इट इज इजी टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम देयर ऑक्साइड। ठीक है, बहुत आसान से मेटल ऑक्साइड्स से एक्सट्रैक्ट करना आसान होता है। क्यों? क्योंकि ऑक्साइड को हम लोग क्या करेंगे, मेटल ऑक्साइड में हम लोग ऑक्सीजन को हटाना बहुत आसान है, उसको हीट कर देंगे तो आराम से ऑक्सीजन जो है वो इवेपोरेट आउट होकर बाहर निकल जाएगा। तो इसीलिए ऑक्साइड्स मेटल जो है वो बहुत आसान हो जाता है। सो ओर्स फाउंड इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड एंड कार्बोनेट आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू देयर ऑक्साइड बाय द प्रोसेस ऑफ रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। तो रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन वैसे प्रोसेस है जिससे हम लोग जो सल्फाइड ओर्स होते हैं या कार्बोनेट ओर्स होते हैं उनको हम लोग मेटल ऑक्साइड फॉर्म में लेके आते हैं। तो रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन आर दोज प्रोसेस बाय व्हिच वी कन्वर्ट sulfide and the carbonate ores, sulfides and carbonate ores into metal oxides। मेटल और फिर मेटल ऑक्साइड बन गया तो मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर देंगे तो आराम से हम लोग को मेटल मिल जाता है रिडक्शन करने से, है ना। इसीलिए मेटल ऑक्साइड में हम लोग करते हैं। तो इसमें कौन हेल्प करता है, तो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग प्रोसेस हेल्प करता है। सल्फाइड ओर के लिए हम लोग रोस्टिंग करते हैं और कार्बोनेट ओर के लिए हम लोग कैल्सिनेशन करते हैं, वो भी हम लोग डिटेल में भी समझ लेंगे। तो सबसे पहले है रोस्टिंग। रोस्टिंग में क्या होता है, जैसे आपने कभी ना कभी तो ऐसा खाना कोई खाया होगा जिसमें हम लोग खाने को रोस्ट करते हैं, जैसे बैगन का भरता बनता है, उसमें क्या करता है, बैगन को हम लोग रोस्ट करते हैं। ठीक है, बैगन टमाटर को रोस्ट किया जाता है। उसी तरह से सिमिलर प्रोसेस है हीटिंग ऑफ सल्फाइड ओर्स इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर टू कन्वर्ट देम इनटू ऑक्साइड इज नोन एज रोस्टिंग। तो रोस्टिंग वो प्रोसेस है जिसमें हम लोग मेनली सल्फाइड ओर्स को इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, बहुत अमाउंट में एयर में हम लोग उसको कन्वर्ट करते हैं। इसी प्रोसेस को बोलते हैं रोस्टिंग। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जिंक सल्फाइड एक सल्फाइड ओर है, उसको हम लोग एक्सेस अमाउंट ऑफ एयर में, तो 3O2 हम लोग ने लिया, उसमें हम लोग हीट करते हैं तो वो क्या बन जाता है, जिंक सल्फाइड इज कन्वर्टेड टू ZnO, जिंक ऑक्साइड में बन गया, और साथ ही साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस का इवोल्यूशन होता है।
ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है रोस्टिंग। अब कैल्सिनेशन क्या है? तो कैल्सिनेशन भी सिमिलर काइंड ऑफ प्रोसेस है, उसमें भी हम लोग हीट ही करते हैं, लेकिन उसमें हम लोग किसको हीट करते हैं? उसमें कार्बोनेट ओर को करते हैं। तो कार्बोनेट ओर को करते हैं हीट, और मेन डिफरेंस है इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। लिमिटेड सप्लाई या बहुत कम अमाउंट में ऑफ एयर में हम लोग उसको हीट करते हैं कार्बोनेट ओर को, तब जाके वो मेटल ऑक्साइड में फॉर्म में बनता है। इसी प्रोसेस को कैल्सिनेशन कहते हैं। जैसे जिंक कार्बोनेट, ये कार्बोनेट ओर है, उसको हम लोग हीट करते हैं बहुत ही लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में। रोस्टिंग में हम लोग एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दे रहे थे, इसमें लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दे रहा है, तब जाके बनता है मेटल ऑक्साइड, दैट इज जिंक ऑक्साइड बनता है, साथ साथ में CO2 का इवोल्यूशन होता है। तो ये डिफरेंस है, मेन डिफरेंस है बिटवीन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। तो बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, 3 मार्क्स कैसे आ जाते हैं, 2 मार्क्स के आ सकते हैं। तो इस तरह से आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, साथ ही साथ में एक एग्जाम्पल से भी आप समझाएंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन आपको समझ आ गया। फिर हम लोग उसको रिडक्शन करते हैं। फिर एक बार जब मेटल ऑक्साइड में बन गया जिंक ऑक्साइड को, तो फिर हम लोग विद द हेल्प ऑफ कोई भी मेटल, चाहे एल्यूमिनियम हो या कार्बन के साथ भी, हम लोग उसको रिड्यूस कर देते हैं इनटू मेटल्स बाय द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन। ठीक है, अब उसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन समझ आ गया होगा। अब हम लोग एक एक सिंगल सिंगल लेके चलते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स ऑफ लीस्ट रिएक्टिविटी। ठीक है, लीस्ट रिएक्टिविटी जैसे कि सिल्वर, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ये सबसे लीस्ट रिएक्टिव, इनको कहा जाता है नोबल मेटल्स। ये किसी के साथ में रिएक्ट नहीं करते। तो ये क्या होते हैं? ये तो फ्री स्टेट में, नेचुरली फ्री स्टेट में मिलता है। तो इसमें हम लोग को कोई भी सल्फाइड ओर को कन्वर्ट करना हो या कार्बोनेट ओर को कन्वर्ट करना हो, इसमें कोई भी प्रोसेस ऐसा नहीं हम लोग यूज करते। ठीक है, इसके लिए हम लोग को ऐसा कोई प्रोसेस यूज नहीं करना होता, जस्ट कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स करेंगे, फिर उसको रिफाइनिंग कर देंगे। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा प्रोसीजर नहीं होता। लेकिन जो बाकी लीस्ट रिएक्टिविटी जैसे कार्बन हो गया, सॉरी मर्क्यूरी हो गया या कॉपर हो गया, ये भी लीस्ट रिएक्टिविटी है ना? ये भी ऐसे मेटल्स हैं जिनकी लीस्ट रिएक्टिविटी है। तो उनको किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया जाता है? ठीक है, तो उसमें देखते हैं जैसे कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मर्क्यूरी मेटल। तो मर्क्यूरी कौन से ओर से आता है? तो मर्क्यूरी का जो ओर है उसका नाम है सिनेबार। बहुत बार क्वेश्चन में ऐसे पूछ दिया जाता है कि मर्क्यूरी के ओर क्या है? तो मर्क्यूरी का ओर जो है सिनेबार, जिसको कहा जाता है मर्क्यूरिक सल्फाइड। ठीक है, मर्क्यूरिक सल्फाइड HgS। उसमें क्या क्या किया जाता है? तो मर्क्यूरिक सल्फाइड है, मतलब हम लोग को इसमें क्या करना पड़ेगा? रोस्टिंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो मर्क्यूरिक सल्फाइड इज फर्स्ट हीटेड इन एयर। दिस टर्न मर्क्यूरिक सल्फाइड या सिनेबार इनटू मर्क्यूरिक ऑक्साइड by liberation of sulfur dioxide gas. Mercuric oxide so obtained is again heated strongly. This reduces mercuric oxide to mercuric metal. ठीक है, तो फर्स्ट प्रोसेस जो हो गया वो रोस्टिंग हो गया। ठीक है, रोस्टिंग, मर्क्यूरिक सल्फाइड के ओर को हम लोग इन द एक्सेस अमाउंट ऑफ एयर में उसको रोस्ट हीट किए, तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड बन गया, और साथ ही साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस का इवोल्यूशन हुआ। फिर जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड निकला उसको और ज्यादा हीट करेंगे तो वो मर्क्यूरी में बन जाएगा। ठीक है, मर्क्यूरी मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा और ऑक्सीजन भी निकलेगा। तो ये था एक्सट्रैक्शन ऑफ मर्क्यूरी मेटल। फिर और एक एग्जांपल देख लेते हैं लीस्ट रिएक्टिव का, जैसे कॉपर का। ठीक है, तो कॉपर का ओर क्या है? तो कॉपर के ओर को कहा जाता है कॉपर ग्लांस। ठीक है, कॉपर ग्लैंड, कॉपर सल्फाइड इसको कहा जाता है। उसमें भी सेम प्रोसीजर है, एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में हम लोग उसको रोस्ट करेंगे। तो पहला प्रोसीजर दोनों में ही क्या है? रोस्टिंग, क्योंकि हम लोग सल्फाइड ओर्स है, ये दोनों ही मर्क्यूरिक सल्फाइड और कॉपर सल्फाइड, ये सल्फाइड ओर है, तो उसमें हम लोग को रोस्टिंग प्रोसेस यूज करना पड़ेगा। तो एक्सेस अमाउंट में ऑक्सीजन में हीट किए, बर्न किए, तो कॉपर में कन्वर्ट हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड निकला। ठीक है, फिर कॉपर ऑक्साइड इज देन हीटेड इन द लिमिटेड और एब्सेंस ऑफ एयर। दिस रिड्यूसेस कॉपर वन ऑक्साइड इनटू कॉपर मेटल। फिर सेकंड प्रोसीजर में क्या है? कॉपर ऑक्साइड जो है उसको हम लोग लिमिटेड अमाउंट में या कम अमाउंट ऑफ वाटर में, कम अमाउंट ऑफ एयर में उसको अगेन हीट करते हैं, तो हमें कॉपर मिल जाता है। तो ये था वैसे मेटल्स जो कि सल्फाइड फॉर्म में होते हैं और जिनकी रिएक्टिविटी भी बहुत कम होती है। ठीक है, लोएस्ट रिएक्टिविटी कह सकते हैं। तो
उन उसके लिए हम लोग को पहले क्या करना होगा, तो सल्फाइड ओर्स को मेटल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मेटलिक ऑक्साइड में। उसके लिए हम लोग को रोस्टिंग प्रोसेस अपनाना पड़ेगा, फिर आसानी से ये कन्वर्ट हो जाता है मेटल्स में। ठीक है, फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ, ये तो हो गया लो वाले रिएक्टिविटी, तो लो वाले में भी बहुत ज्यादा ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स ऑफ मीडियम मिडिल रिएक्टिविटी, जैसे कि आयरन, जिंक, लेड। ठीक है, ये जो है वो मिडिल में आ जाता है, इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा कम भी नहीं है, बहुत ज्यादा ज्यादा भी नहीं है। आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट और सल्फाइड ओर्स, तो ये जो दो है ये कार्बोनेट ओर्स में भी फॉर्म होते हैं और सल्फाइड ओर्स के फॉर्म में भी मिलते हैं। तो इनके लिए दोनों प्रोसेस लगेगा। कार्बोनेट ओर के लिए हम लोग को कैल्सिनेशन यूज करेंगे और सल्फाइड ओर के लिए हम लोग अगेन रोस्टिंग करेंगे यूज। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं एग्जांपल के तहत एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक। तो जिंक कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है? ठीक है, तो जिंक का जो ओर है उसको जिंक ब्लेंड कहा जाता है, या फिर जिंक सल्फाइड, या फिर कैलामाइन भी होता है जिसको जिंक कार्बोनेट कहा जाता है। ठीक है, तो जो जिंक सल्फाइड या जिंक ब्लेंड को हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि एक सल्फाइड ओर है तो इसके लिए हम लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे, रोस्टिंग। इसके लिए हम लोग रोस्टिंग मतलब एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के साथ में हीट करेंगे, तो वो जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा। लेकिन जब हम लोग जिंक कार्बोनेट कैलामाइन को किस तरह से एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो उसको हम लोग को कैल्सिनेशन प्रोसेस यूज करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग कैल्सिनेशन प्रोसेस यूज करना पड़ेगा, तो तब वो जाके लिमिटेड अमाउंट्स ऑफ ऑक्सीजन में वो जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप अगर गौर से देखेंगे तो जिंक मेटल जो है वो दो अलग अलग प्रोसेस से हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। अब डिपेंड करता है वो ओर के कंपोजिशन पे। तो जैसे कि जिंक ब्लेंड हम लोग यूज कर रहे हैं तो वो है जिंक सल्फाइड, अगर सल्फाइड है तो रोस्टिंग करेंगे, और अगर कार्बोनेट ओर है तो उसको कैल्सिनेशन करेंगे। फिर दोनों में ही एंड प्रोडक्ट क्या बन रहा है, जिंक ऑक्साइड, दोनों केस में ही बन रहा है। अब जिंक ऑक्साइड बन गया तो अब जिंक ऑक्साइड से जिंक आने के लिए हम लोग को रिडक्शन प्रोसेस यूज करना पड़ेगा। तो जिंक ऑक्साइड सो ऑब्टेन इज रिड्यूस टू जिंक मेटल बाय हीटिंग विथ कार्बन। ठीक है, तो कार्बन के साथ में उसको हीट करेंगे तो हमारा जिंक मिल जाएगा। तो जिंक ऑक्साइड कार्बन के प्रेजेंस में हीट किया जाएगा तो जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब आप इस इक्वेशन में बताइए कि कौन सा कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग है, कौन सा रिड्यूसिंग है, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है। ये तो आपने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में समझा ही होगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो इस केस में क्या हो रहा है, जिंक ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हो जा रहा है, जिंक ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हो जा रहा है। तो ये रिड्यूस हो जा रहा है मतलब जिंक ऑक्साइड क्या है, जिंक ऑक्साइड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, फर्स्ट और इस चैप्टर को कंबाइन करके ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जिंक ऑक्साइड ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है और वो जिंक मेटल में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो ये रिड्यूस हो गया। इसीलिए हम इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिडक्शन, मेटेलिक रिडक्शन प्रोसेस, है ना। और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन गेन कर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड जो कार्बन है वो ऑक्सीजन गेन कर लिया और कार्बन मोनोऑक्साइड बना लिया। तो ये क्या हो गया, कार्बन जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया, और जो खुद ऑक्सीडाइज होता है वो क्या होता है, वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, तो इस केस में हम लोग को सब मिल गया कि जिंक ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हो गया जिंक मेटल में, कार्बन जो है ऑक्सीडाइज हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड में। तो जिंक ऑक्साइड क्या बन गया, जिंक ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और कार्बन जो हो गया वो रिड्यूसिंग एजेंट। तो वैसे ही आप सारे इक्वेशंस में ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं कौन ऑक्सीडाइजिंग है कौन रिड्यूसिंग है। ठीक है, तो ये था जिंक मेटल के लिए। अब हम लोग दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम हेमाटाइट ओर, Fe2O3। ठीक है, ये आयरन ओर है, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, इस तरह से ओर्स होते हैं आयरन के भी। तो हेमाटाइट के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, सिंपल, ये तो ऑलरेडी ऑक्साइड फॉर्म में है तो इसमें ना कैल्सिनेशन की जरूरत है ना रोस्टिंग की, क्योंकि ये ऑक्साइड फॉर्म में है। तो जो भी ऑक्साइड फॉर्म में होगा उसको हम लोग जस्ट रिडक्शन करेंगे विद द हेल्प ऑफ कार्बन और वो मेटल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वो मेटल्स हो जाएगा। तो इसमें भी सिमिलर होगा, आयरन जो है हेमाटाइट जो ओर है वो क्या हो जा रहा है, वो रिड्यूस हो जा रहा है और कार्बन ऑक्सीडाइज हो जा रहा है। सिमिलर केस है लेड के लिए भी, तो लेड ऑक्साइड PbO, तो ये भी ऑक्साइड फॉर्म में है, तो इसमें भी हम लोग को ना
रोस्टिंग ना ही कैल्सिनेशन की कोई जरूरत नहीं है। जस्ट हम लोग मेटेलिक रिडक्शन प्रोसेस यूज करेंगे विद द हेल्प ऑफ कार्बन। हम लोग उसको हीट करेंगे तो वो लेड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगेन सिमिलर केस, लेड ऑक्साइड इज बीइंग रिड्यूस टू लेड एंड कार्बन इज ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड। तो लेड ऑक्साइड क्या हो गया, वो ऑक्सीडाइजिंग हो गया, और कार्बन जो हो गया वो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। ठीक है, तो यार ये तीनों ही क्या थे हम लोग जो डिस्कस किए, जिंक, आयरन, लेड, ये सब मीडियम रिएक्टिविटी शो करते हैं, बहुत माइल्डली, बहुत ज्यादा भी रिएक्टिव नहीं है, कम भी नहीं है। फिर रिडक्शन ऑफ मेटल्स बाय मेटल ऑक्साइड बाय हीटिंग विद एल्यूमिनियम, एक और भी प्रोसेस है। तो मेटल ऑक्साइड को हम लोग, जैसे इसमें हम लोग कार्बन के यूज कर रहे थे, हम लोग उसमें एल्यूमिनियम का यूज करके भी उसमें मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकते हैं। तो मेटल ऑक्साइड आर हीटेड विद एल्यूमिनियम टू बी रिड्यूस टू मेटल्स। ठीक है, तो जिस तरह से कार्बन रोल प्ले कर रहा था एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन द अबव रिएक्शन, सेम जो है एल्यूमिनियम भी रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। जैसे कि हमें मैंगनीज ऑक्साइड ओर है, ठीक है, तो हमें मैंगनीज एक्सट्रैक्ट करना है, तो मैंगनीज ऑक्साइड ओर को हम लोग एक रिड्यूसिंग एजेंट के साथ ट्रीट करेंगे। हम लोग इसके लिए कार्बन यूज नहीं कर सकते। ठीक है, वाई, ये क्वेश्चन है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैंगनीज ओर के लिए जब रिडक्शन हम लोग करते हैं तो उसमें हम लोग एल्यूमिनियम यूज करते हैं, कार्बन क्यों नहीं यूज कर रहे। ठीक है, तो मैंगनीज ऑक्साइड क्या हो जा रहा है, वो रिड्यूस हो जा रहा है टू मैंगनीज, एंड एल्यूमिनियम जो है वो ऑक्सीडाइज हो जा रहा है टू एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, तो एल्यूमिनियम क्या है, एल्यूमिनियम होगा रिड्यूसिंग एजेंट, एल्यूमिनियम एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इन दिस इक्वेशन। सिमिलर एग्जांपल है जैसे कि कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड के लिए भी हम लोग एल्यूमिनियम के थ्रू रिड्यूस करेंगे। तो कॉपर ऑक्साइड बीइंग रिड्यूस टू कॉपर एंड एल्यूमिनियम इज ऑक्सीडाइज्ड टू एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, तो अगेन इन दिस केस आल्सो एल्यूमिनियम इज व्हाट, एल्यूमिनियम इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो इन दोनों ही रिएक्शन में बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट रिलीज आउट होता है। तो ये भी एक प्रोसेस है। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल जो है वो हम लोग कार्बन से करें, अलग अलग मेटल से यूज कर सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है कौन सा मेटल है, उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करता है मेनली। तो मैंगनीज ऑक्साइड के लिए हम लोग एल्यूमिनियम यूज करें, कॉपर ऑक्साइड के लिए भी हम लोग एल्यूमिनियम यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोग आते हैं एक थर्माइट रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी आपने गौर से देखा होगा तो जो रेलवे की ट्रैक्स होती है, रेलवे की ट्रैक्स होती है वो बहुत लंबी लंबी ट्रैक्स होती है, बहुत हजारों हजारों किलोमीटर होती है। तो ये पॉसिबल नहीं है ना कि हम लोग रेलवे के ट्रैक्स जो है एक सिंगल हजार हजार किलोमीटर का बनाए। तो रेलवे के जो ट्रैक्स होते हैं वो पार्ट पार्ट में ऐसे बनते हैं, फिर उसको क्या किया जाता है, ज्वाइन किया जाता है ना। एक एक पार्ट के जो रेलवे के होते हैं उसको ऐसे ज्वाइन किया जाता है, ये दोनों पार्ट्स को ज्वाइन किया जाता है। तो ये ज्वाइन किस तरह से किया जाता है, तो ये ज्वाइन करने वाला जो प्रोसेस है वही है उसमें जो केमिकल रिएक्शन होता है उसी रिएक्शन को थर्माइट रिएक्शन कहा जाता है। थर्माइट मीन्स थर्माइट का मतलब ये है कि हीट, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होना। तो इसके लिए ये फोटो में आप देख सकते हैं कि रेलवे के ट्रैक्स को ज्वाइन किया जा रहा है, तो उसको लिए क्या मेटल यूज किया जाता है। ठीक है, तो फेरिक ऑक्साइड व्हेन हीटेड विद एल्यूमिनियम इज रिड्यूस्ड टू आयरन मेटल्स। ठीक है, तो फेरिक ऑक्साइड जब हम लोग एल्यूमिनियम के साथ में ट्रीट कराते हैं और हीट करते हैं, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड को एल्यूमिनियम के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो क्या होता है, वो फेरिक ऑक्साइड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है आयरन में, प्योर आयरन में। ठीक है, और एल्यूमिनियम जो है वो रिड्यूस हो जाता है, एल्यूमिनियम जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, एल्यूमिनियम इज ऑक्सीडाइज टू एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और फेरिक ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू मेटल। और साथ ही साथ में इसमें बहुत अमाउंट ऑफ हीट भी जनरेट होता है, बहुत अमाउंट ऑफ हीट। तो इस फोटो में आप देख सकते हैं कि जो भी ये वर्कर काम कर रहा है वो प्रॉपर प्रोटेक्टिव गियर पहन के काम कर रहा है। तो ये बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं, थर्माइट रिएक्शन जो होते हैं बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक होते हैं। So in this reaction, a lot of heat is produced. The thermite reaction is used in the welding of electric conductors, iron joints, etc., such as joint in railway tracks. This is also known as thermite welding. ठीक है, तो इसको thermite welding, जैसे कि अगर दो rods हैं उसको अगर हम लोग को ज्वाइन करना है,
उस प्रोसेस को वेल्डिंग कहा जाता है ना, उसको ज्वाइन करने के लिए। तो इसमें क्या होता है, बहुत अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होता है, इसीलिए उसको हम लोग थर्माइट वेल्डिंग भी कहते हैं। तो इसमें भी क्या हो रहा है कि आयरन ऑक्साइड जो ओर है, मेटल है, उसको हम लोग रिड्यूस कर रहे हैं। वो किसके साथ रिड्यूस कर रहे हैं, तो एल्यूमिनियम। तो इसमें एल्यूमिनियम क्या रोल प्ले कर रहा है, एल्यूमिनियम इज प्लेइंग रोल ऑफ रिड्यूसिंग एज। ठीक है, तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है थर्माइट रिएक्शन। फिर अब हम लोग समझ लेते हैं कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स जिनकी बहुत ज्यादा हाई रिएक्टिविटी है, जैसे कि अल्कली मेटल्स हो गए या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हो गए, उनके लिए हम लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे। ठीक है, तो आफ्टर कंसंट्रेशन या एनरिचमेंट ऑफ ओर्स, इसमें हम लोग क्या करेंगे वो देख लेते हैं। तो मेटल्स ऑफ हाईली रिएक्टिविटी जैसे कि सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ओर बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। ठीक है, तो ये इसमें कौन सा प्रोसेस यूज किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन प्रोसेस हम लोग यूज करते हैं फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। दिस मेथड cannot be reduced using carbon because carbon is less reactive than them। ठीक है, तो रिडक्शन जो है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन या फिर इस टाइप ऑफ सोडियम कैल्शियम वाले रिडक्शन में, मेटल्स के रिडक्शन में हम लोग कार्बन यूज नहीं करते क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है इन कंपैरिजन टू दिस मेटल्स। ये सब बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, कार्बन उतना रिएक्टिव नहीं है। ठीक है, तो वो डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा क्योंकि हम लोग को एक स्ट्रॉन्ग चाहिए ना मेटल या नॉन मेटल जो उसको डिस्प्लेस कर सके। तो कार्बन की जो रिएक्टिविटी होती है बहुत कम होती है इन कंपैरिजन टू अल्कली या अल्कलाइन अर्थ मेटल, इसीलिए हम लोग कार्बन का यूज नहीं करते। इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन प्रोसेस यूज करते हैं। तो इसमें क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द मोल्टेन स्टेट ऑफ द मेटल ओर्स। तो मेनली जितने भी मेटल ओर्स होते हैं, जैसे कि मान लेते हैं NaCl, ठीक है, मेटल ओर है, इससे हम लोग मेटल एक्सट्रैक्ट करना है, सोडियम मेटल हम लोग को एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो NaCl को पहले मोल्टेन स्टेट में लाएंगे, वो सॉलिड में होता है, उसको मोल्टेन स्टेट में लाएंगे, फिर उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, उसके मोल्टेन सॉल्यूशन से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे। जिस तरह से इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर होता है उसी तरह से सेम प्रोसीजर है। तो मेटल्स बीइंग पॉजिटिवली चार्ज जो है वो डिपॉजिट हो जाता है कैथोड में, और जो नॉन मेटल है जैसे क्लोरीन हो गया, वो क्या होता है, वो एनोड में जाके डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, तो कैथोड ओर जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल होता है, और एनोड ओर जो होता है पॉजिटिव टर्मिनल होता है। तो कैथोड में क्या रिएक्शन होगा और एनोड में क्या होगा, वेरी इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जब इलेक्ट्रिसिटी पास होता है तो Na+ एटम्स फ्रीली अवेलेबल हो जाता है, और साथ ही साथ में क्लोरीन आयन भी फ्रीली अवेलेबल हो जाता है ना। तो ये लोग क्या करेगा, ये जो है वो कैथोड के तरफ जाएगा और एज अ प्योर मेटल डिपॉजिट हो जाएगा, और क्लोरीन जो है वो एनोड के तरफ भागेगा, क्योंकि एनोड तो पॉजिटिव टर्मिनल है ना, तो वो नेगेटिव आयंस को, ये एनायंस को अट्रैक्ट करेगा, और कैथोड नेगेटिव टर्मिनल है तो वो पॉजिटिव आयंस या कैटायंस को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो N2NaCl क्या बन गया, 2Na+ क्लोराइड। ठीक है, तो क्लोरीन जो है वो गैस के फॉर्म में रिलीज आउट हो जाता है और हमें प्योर मेटल मिल जाता है। ठीक है, तो ये कैसे होता है, प्योर मेटल हमें कहाँ डिपॉजिट मिलता है, तो कैथोड में। तो इसी प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कहते हैं। आप सिमिलरली कैसे कर सकते हैं, पोटेशियम के लिए भी कर सकते हैं, मैग्नीशियम के लिए भी कर सकते हैं। जैसे मैग्नीशियम कैल्शियम जो है कैथोड में जाके वहां पर चल जाएगा, तो Mg2+ 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो Mg में कन्वर्ट हो जाएगा, और क्लोराइड जो है 2Cl- जो है वो क्लोराइड +2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो MgCl2 मतलब क्या हो गया, MgCl2 विल बी Mg+Cl2। ठीक है, तो इस तरह से Mg हमें कैथोड में मिल जाएगा। तो जितने भी अल्कलाइन मेटल्स है जिनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, उनको हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन प्रोसेस से इजीली उनको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो मेटल्स ऑब्टेन फ्रॉम दिस प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शंस आर प्योर इन फॉर्म। फिर जो मेटल्स जो निकलते हैं वो प्योर फॉर्म में निकलते हैं, जैसे मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, प्योर फॉर्म में निकलते हैं। तो उसके बाद जो रिफाइनिंग प्रोसेस होता है तो बहुत ज़्यादा रिफाइनिंग करने की ज़रूरत भी नहीं होती है, तो उस
वैसे भी हम लोग बहुत बार यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग तीसरा जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, अभी तक हम लोग ने कंसंट्रेशन ऑफ फोर्स समझ लिया, फिर उसके बाद किस तरह से रिडक्शन करना है नहीं करना है, जो कंसंट्रेशन ऑफ ओर तो समझ ही लिया, फिर उसके बाद हम लोग ने उसको क्रूड मेटल को एनरिचमेंट ओर से हम लोग उसको क्रूड मेटल बना लिया, है ना। तो सेकंड स्टेप कवर कर लिया। अब तीसरा जो स्टेप है, क्रूड मेटल से हम लोग को अब प्योर मेटल रिफाइनिंग, पूरा एकदम रिफाइंड प्रोडक्ट बनाना है जो हम लोग यूज कर सके अपने डेली लाइफ में या लैब्स में यूज कर सके। उस प्रोसेस को ही बोलते हैं रिफाइनिंग या प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे मेटल्स होंगे जिनमें कुछ ना कुछ इम्प्यूरिटीज जरूर होंगे। ठीक है, तो मेटल्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम वेरियस मेथड्स कंटेन सम इम्प्यूरिटीज। ठीक, कुछ ना कुछ इम्प्यूरिटीज हो जाते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन प्रोसेस से जो हम लोग निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसमें इम्प्यूरिटीज कम होता है। लेकिन जो हम लोग रोस्टिंग कैल्सिनेशन करते हैं उसमें कुछ ना कुछ इम्प्यूरिटीज रह जाता है, इसीलिए उसको हम लोग को रिफाइन करना जरूरी है। Thus they are required to refine most of the metal are refined using electrolytic refining। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग और इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, दीज आर बोथ डिफरेंट थिंग, कंफ्यूज मत होइएगा। ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन था, हम लोग अब इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करेंगे। ठीक है, तो ये भी एक टाइप ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रोलाइसिस वाला ही प्रोसेस है। इसमें क्या किया जाता है, जैसे देखिए इस फिगर में, इसमें तीन इंपॉर्टेंट चीज है। कैथोड जो होता है क्या होता है, वो होता है नेगेटिव टर्मिनल एंड एनोड इज पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, और इसको हम लोग एक इलेक्ट्रिक सेल से अटैच कर देते हैं, यहाँ पर की दिया हुआ है, और दो यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स है, कैथोड और एनोड। ठीक है, अब जो कैथोड इलेक्ट्रोड है वो किससे बना होता है और एनोड जो है वो किससे बना होता है, ये सॉल्यूशन किससे बना है। तो सबसे पहले है जो सॉल्यूशन जो है, जैसे हम लोग को कॉपर की रिफाइनिंग करनी है। ठीक है, तो उसमें हम लोग जो यूज करेंगे सॉल्यूशन, वो यूज करेंगे एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, तो जो सॉल्यूशन हम लोग यूज करते हैं उसको एसिडिफाइड कॉपर सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं, कॉपर सल्फेट CuSO4 इसी। ठीक है, एसिडिफाइड। In this process, electrolytic refining, a lump of impure metal and a thin strip of pure metals are dipped in a salt solution of metals to be refined। ठीक है, तो इसमें तीन इंपॉर्टेंट चीज है। एक तो लंप ऑफ इम्प्योर मेटल, जो क्रूड मेटल हम लोग ने एक्सट्रैक्ट किया, जो बहुत आगे वाले प्रोसेस से हम लोग एक्सट्रैक्ट किया, वो इम्प्योर या क्रूड मेटल। ठीक है, उस लंप को लेना है, और एक थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल चाहिए। ठीक है, एक बहुत ज्यादा प्योर मेटल का एक थिन स्ट्रिप चाहिए, और साथ ही साथ में एक सोल्यूशन चाहिए उसी मेटल का। तो जैसे हम लोग कॉपर का एक्सट्रैक्शन करना है तो कॉपर सल्फेट हम लोग एसिडिफाइड सोल्यूशन यूज कर रहे हैं। फिर जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं थ्रू द सॉल्यूशन, तो प्योर मेटल इज डिपॉजिटेड ओवर द थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल। तो जो क्रूड मेटल था, ठीक है, ये मान लीजिए क्रूड मेटल है। ठीक है, दिस इज क्रूड मेटल, दिस इज क्रूड मेटल, और ये थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल है। तो इसमें से जो भी प्योर मेटल्स होगा, कॉपर के जो भी होंगे आयंस, Cu2+ आयंस, ये जाके ये थिन स्ट्रिप के ऊपर अटैच हो जाएंगे। ठीक है, ये थिन स्ट्रिप के ऊपर जाके इसमें अटैच हो जाएंगे। तो इसमें क्या बचेगा, इसमें इम्प्यूरिटीज बचेंगे। तो वो इम्प्यूरिटीज जो है वो नीचे आके सेटल डाउन हो जाएंगे, नीचे आके इसमें सेटल डाउन होंगे। जैसे इस फिगर में दिख रहा होगा कि इम्प्यूरिटीज जो है नीचे आके सेटल डाउन हो जाएंगे। तो जो कैथोड वाले इलेक्ट्रोड है, नेगेटिव टर्मिनल जो है, वो कॉपर को अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव आयंस को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि कैथोड नेगेटिव है ना। तो यहाँ पर जो है वो प्योर मेटल्स इस पे जाके चिपक जाएंगे, और इससे हम लोग प्योर मेटल्स एक्सट्रैक्ट कर सकेंगे। और जो एनोड में बच गया, क्या एनोड में सब इम्प्योर कॉपर बच जाएगा। ठीक है, इम्प्योर कॉपर, और भी जो है सॉल्ट सोल्यूशन वाले सल्फेट है, वो सब इम्प्योर, वो क्या होगा, नीचे आके डिपॉजिट हो जाएगा। और वो जो डिपॉजिट होता है इसको क्या कहते हैं, इसको एनोड मड कहते हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये एनोड वाले इलेक्ट्रोड से सेटल डाउन हुआ है, तो इसीलिए हम लोग इसको एनोड मड करते हैं। तो बेसिकली ये इम्प्यूरिटीज होता है, इम्प्योर कॉपर का या अदर जो इम्प्यूरिटीज बच गए हैं, वो आके यहाँ पे नीचे सेटल डाउन हो जाता है। तो इसी फुल होल प्रोसेस को कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। बहुत आसान है कि एक प्योर मेटल का थिन स्ट्रिप लेना है, और जो इम्प्योर या क्रूड मेटल था उसको लेना है,
और फिर हम लोग को उसको डिप कर देना है इलेक्ट्रोलाइटिक एक सॉल्यूशन में, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट में। फिर इलेक्ट्रिसिटी जब पास होगा तो इसमें से जो भी प्योर मेटल्स के जो आयंस होंगे, कॉपर आयंस होंगे, वो जाके थिन स्ट्रिप ऑफ मेटल में जाके चिपक जाएंगे। फिर बाकी जो इम्प्योर मेटल बच गया वो आके नीचे आके सेटल डाउन हो जाएगा एज एनोड। तो यही है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सेटल्ड impurities in the solution is called the anode mud, है ना। impurities present in the metals are settled near the bottom of anode in the solution। ये एनोड के नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, इसीलिए हम लोग इसको एनोड मड कहते हैं। तो बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनोड मड क्या है, तो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं इसको। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, जो कि है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, कोरोशन। ऑब्वियसली कोरोशन टॉपिक जो है आपने बहुत बार पढ़ा ही होगा। तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो होते हैं, क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ में, एयर के साथ में हमेशा कोई ना कोई कंटैक्ट बना के रखता है, तो वो धीरे धीरे क्या होता है, मेटल की जो होती है वो रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन से, मॉइस्चर से, और धीरे धीरे वो डिग्रेड होते हैं या कोरोडेड हो जाते हैं। ठीक है, तो उसी प्रोसेस को ही कोरोशन कहते हैं। कीप ऑन रिएक्टिंग विद द एटमॉस्फेरिक एयर, दिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ लेयर ऑफ मेटल्स। ठीक है, वो मेटल के ऊपर लेयर बनने लगता है, मेटल ऑक्साइड का या किसी भी तरह का। और वो लंबे समय में क्या हो जाता है, द लेयर ऑफ मेटल कीप्स ऑन गेटिंग लॉस्ट ड्यू टू कन्वर्सन इनटू ऑक्साइड्स और सल्फाइड और कार्बोनेट्स। ठीक है, और धीरे धीरे वो जो मेटल है, जैसे हम लोग आयरन बार को अगर बाहर छोड़ देते हैं 1-2 महीने के लिए, तो धीरे धीरे उसमें रस्टिंग शुरू हो जाएगी, और लंबे समय के लिए और छोड़ देंगे तो वो पूरा जंग लग जाएगा। ठीक है, जिसको हम लोग रस्टिंग कहते हैं। ठीक है, तो पूरे मेटल्स के लिए जितने भी मेटल्स होते हैं उसमें अगर इस तरह से कोई फेनोमेना होता है तो उसको हम लोग कोरोशन कहते हैं। ठीक है, लेकिन स्पेशली आयरन के लिए हम लोग रस्टिंग कहते हैं। तो दोनों ही डिफरेंट थिंग है। आयरन के लिए हम लोग टर्म मेनली रस्टिंग यूज करते हैं, बट बाकी मेटल्स के लिए या पूरे कंबाइन के लिए हम लोग उसमें कोरोशन यूज करते हैं। ठीक है, तो मेटल्स आर eaten up and this process is called corrosion। जैसे कि फॉर एग्जांपल देख लीजिए, सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक after some time when exposed to air। this is because it react with sulfur in the air to form a coating of silver sulfide। तो धीरे धीरे देखना, आपके घर में अगर कोई भी सिल्वर का ज्वेलरी हो या यूटेंसिल हो, उसमें क्या होता है, जैसे जैसे हम लोग यूज करते हैं वो सिल्वर जो है अपना शाइन खत्म हो जाता है और वो धीरे धीरे ब्लैक कलर में कन्वर्ट होने लगता है, ब्लैकिश होने लगता है। तो उसको क्यों होता है ब्लैकिश कलर, क्यों होता है, क्योंकि सिल्वर जो है एजी जो है वो सल्फर के साथ में रिएक्ट करता है, एजी, और वो बना लेता है एजीएस, सिल्वर सल्फाइड बना लेता है, और सिल्वर सल्फाइड का जो कलर है वो कोट कर देता है सिल्वर को ब्लैक कलर से, इसीलिए वो हमें काला दिखता है। फिर दूसरा एग्जांपल है कॉपर। तो कॉपर भी अगर आपके घर में कोई भी अगर यूटेंसिल हो, या बहुत बार जो कॉपर की अंगूठियां होती है वो धीरे धीरे उनके ऊपर क्या होता है, ग्रीन कलर आ जाता है, वो ग्रीनिश कलर आ जाता है कॉपर के बर्तनों पे, यूटेंसिल्स पे। तो ये क्यों होता है, कॉपर रिएक्ट विद मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर एंड स्लोली लूजेस इट्स शाइन ब्राउन सरफेस, ओरिजिनल तो ब्राउन सरफेस होता है, एंड गेन्स ए ग्रीन कोट। दिस ग्रीन सब्सटेंस इज बेसिक कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, तो कॉपर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करता है और ग्रीनिश जो कलर है, ग्रीनिश कंपाउंड बन जाता है। वो क्या है ग्रीनिश कंपाउंड, कॉपर कार्बोनेट, CuCO3। ठीक है, कॉपर कार्बोनेट बना लेता है, इसीलिए इसको भी हम लोग कोरोशन ही कहेंगे। लेकिन आयरन के लिए जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसको मेनली हम लोग रस्टिंग कहते हैं। ठीक है, तो रस्टिंग की कैसे होता है, तो उसमें हम लोग को एयर और ऑक्सीजन की जरूरत है, मॉइस्चर। तो मॉइस्चर में दोनों चीजें, एयर भी है और वाटर वेपर भी है, वाटर भी है। तो आयरन जो है लॉन्ग टर्म में क्या होता है, वो धीरे धीरे जंग लगते जाता है। Rusting of iron is the most common form of corrosion when iron articles like gate, grill, fencing, etc. come in contact with moisture present in the air. The upper layer of the iron turns into iron oxide, and iron oxide is brown red in color and is known as rust। है ना, अब rust
जंग लगे हुए वाले कुछ भी सब्सटेंस को छुएंगे तो उस पे आपके हाथ पे चिपक जाएगा रस्ट, जो रेडिश ब्राउनिश कलर का होता है, ठीक है, वही होता है रस्ट, और इसी फेनोमेना को कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। और ये बहुत, ऐसा नहीं है कि एक दिन में रस्टिंग होने लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग है, इसको टाइम लगता है, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग को कंडीशंस कैसे पता चलेंगे, क्या क्या कंडीशंस है आयरन रस्ट होने का, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो सबसे पहले इसमें 3 टेस्ट ट्यूब लिए हैं, ए बी एंड सी। तो ए टेस्ट ट्यूब में क्या है, ए टेस्ट ट्यूब में हम लोग ने पानी भर दिया, ठीक है, इस लेवल तक हम लोग ने उसको पानी भर दिया। फिर हम लोग ने कुछ कीले लिए हैं, नेल्स लिए, आयरन नेल्स लिए हैं, 4-5 आयरन नेल्स लिया और उसमें टेस्ट ट्यूब में सबमर्ज कर दिया ताकि वो पानी के अंदर सबमर्ज हो जाए, ठीक है। और उसके बाद जाके उसमें ऊपर से हम लोग कॉर्क से बंद कर देते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, एयर भी है, क्योंकि हम लोग ने वैक्यूम तो नहीं किया ना, उसमें से सारा एयर बाहर नहीं खींचा, तो उसमें थोड़ा बहुत एयर तो रह ही जाएगा, और साथ ही साथ पानी है। तो क्या ए टेस्ट ट्यूब में रस्टिंग होगा? तो बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि इसमें एयर भी है और वाटर भी है, और ये दोनों ही हेल्प करता है रस्टिंग होने में, ठीक है। तो ए जो है वो रस्ट हो जाएगा, आयरन नेल जो है वो रस्टिंग हो जाएगा। फिर बी, बी टेस्ट ट्यूब में हम लोगों ने क्या किया है, तो पानी ले लिया और पूरी तरह से उसको सबमर्ज कर दिया, आयरन नेल्स को पूरी तरह से पानी के अंदर सबमर्ज कर दिया। फिर उसमें हम लोग ने ऑयल डाल दिया, ठीक है। तो ऑयल क्या करता है, ऑयल एक फिल्म बना देता है ताकि हवा जो है वो मिक्स ना हो जाए पानी के साथ, ठीक है। तो हवा को वो एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है, तो वो पानी के साथ में मिक्स नहीं होता, हवा जो है पानी के साथ मिक्स नहीं होता। तो उसके बाद फिर हम लोग ऊपर से कॉर्क से बंद कर देते हैं। तो इसमें बताना है कि क्या इसमें रस्टिंग होगा टेस्ट ट्यूब बी में? तो नहीं, टेस्ट ट्यूब बी में रस्टिंग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें पानी तो है लेकिन एयर नहीं है, एयर के साथ में डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, आयरन नेल का एयर के साथ में डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, सिर्फ पानी के साथ में, ठीक है। तो ये रस्टिंग नहीं होगा। फिर तीसरा केस है, तीसरा केस क्या है कि इसमें हम लोग पानी नहीं लिए, इसमें एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड लिया, ठीक है, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 लिए, जो कि ड्राइंग एजेंट होता है इसमें, ये पानी को सोखता है, पानी को खींचता है, ठीक है। तो एनहाइड्रस, ठीक है। और इसमें हम लोग एयर जो था, एयर में जो भी मॉइस्चर वॉइस्चर जो भी प्रेजेंट होगा वो सारा एनहाइड्रस कैल्शियम कार्बोनेट अब्सॉर्ब कर लेगा। तो इसके अंदर क्या बच जाएगा, ड्राई एयर बचेगा, क्योंकि सारा मॉइस्चर जो है वो एब्सॉर्ब कर लिया। तो इस वाले टेस्ट ट्यूब में मॉइस्चर है लेकिन पानी, मतलब हवा तो है लेकिन मॉइस्चर नहीं है, पानी नहीं है। सेकेंड वाले टेस्ट ट्यूब में क्या था, इसमें पानी है लेकिन इसमें हवा नहीं है। तो इन दोनों केस में क्या होगा, रस्टिंग नहीं होगा, क्योंकि इसमें पानी है और इसमें हवा है, लेकिन इसमें एयर नहीं है और इसमें पानी नहीं है। तो रस्टिंग के लिए, इससे हम लोग कंक्लूजन क्या करते हैं कि रस्टिंग के लिए, किसी भी चीज का रस्टिंग होने के लिए दो इंपॉर्टेंट चीज है, एक है एयर, ऑक्सीजन कह सकते हैं, एयर या ऑक्सीजन, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो सल्फर हो, या और दूसरा है पानी H2O। एयर और वाटर नहीं होगा, अगर ये दोनों ही नहीं होगा तो रस्टिंग नहीं होगा। जैसे इन दोनों केस में, एक के केस में एयर था, एक के केस में पानी था, तो दोनों में ही रस्टिंग नहीं हो रहा था। लेकिन टेस्ट ट्यूब में क्या था, इसमें पानी भी था, एयर भी था, इसीलिए ये रस्ट हो गया था, ठीक है। तो इससे हम लोग को यही समझ आता है, इस एक्टिविटी से समझ आता है ना कि फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन वी नीड टू थिंग्स, एक तो है मॉइस्चर और दूसरा है एयर, ठीक है। अब होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं कि हम लोग रस्टिंग से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो बहुत आसान है, ये दोनों को ही रोक दे हम लोग, जैसे कि ऑक्सीजन और पानी को साथ मिलने ही ना दे, आयरन का कोई कंटैक्ट ही ना होने दे। तो ये कैसे किया जा सकता है? तो रस्टिंग इज प्रिवेंटेड बाय प्रिवेंटिंग द रिएक्शन बिटवीन द एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर एंड द आयरन आर्टिकल्स। तो ये कैसे किया जा सकता है? तो पेंटिंग के थ्रू, जो भी आयरन बार्स है उसको हम लोग पेंट कर सकते हैं, कलर से पेंट कर सकते हैं, तो उसमें एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाता है। तो एयर, ऑक्सीजन, मॉइस्चर को वो मेटल्स तक, मेटल लेयर तक पहुंचने नहीं देता। ग्रीसिंग भी करने से हो सकता है। गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम लोग जिंक की कोटिंग कर देते हैं, जिंक की कोटिंग कर देते हैं मेटल्स पे,
ठीक है, वो होता है गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस। ये थोड़ी कॉस्टली होती है लेकिन ये बहुत लॉन्ग टर्म होती है। ठीक है, फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये भी जूनियर क्लास में पढ़े होगा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग जैसे सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है, और भी बहुत सारे मेटल्स की होती है, स्टेनलेस स्टील, ये सब जो होती है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग से भी हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फिर जो लास्ट प्रोसेस है वेरी इंपॉर्टेंट है, वो एलॉइंग प्रोसेस। एलॉइंग, एलॉइंग हम लोग डिटेल में समझेंगे। एलॉइंग भी हम लोग को आयरन आर्टिकल्स को रस्ट होने से बचाता है। तो एलॉयज क्या है? तो एलॉयज जो है, alloys are homogeneous mixture of two or more metals, या फिर एक मेटल नॉन मेटल्स, या फिर नॉन मेटल्स नॉन मेटल्स। ठीक है, एक होमोजेनियस मिक्सचर है। होमोजेनियस मिक्सचर मतलब इसकी कंपोजिशन जो होगी, इसकी रेशियो होगी, जो मेटल्स नॉन मेटल्स या मेटल नॉन मेटल्स की जो कंपोजिशन होगी वो फिक्स्ड होगी। ठीक है, अब एग्जांपल के थ्रू आपको समझ आएगा। जैसे फेरस एलॉयज, एलॉयज ऑफ आयरन। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंगनीज स्टील। तो मैंगनीज स्टील बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? 86% आयरन चाहिए, 13% मैंगनीज चाहिए और 1% कार्बन चाहिए। तो इसमें कंपोजिशन जो है फिक्स्ड है। अगर हम लोग 86% के बजाय 70% ले लेंगे तो मैंगनीज स्टील नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसमें जो कंपोजिशन है फिक्स्ड, इसीलिए हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर का यूज नाम बोला जा रहा है कि एलॉय जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर है मेटल्स नॉन मेटल्स का, या फिर मेटल्स मेटल्स का, या नॉन मेटल्स नॉन मेटल्स का। ठीक है, फिर निकल स्टील। निकल स्टील में आयरन कितना परसेंट है? 98%, और निकल जो है 2%। इसमें कार्बन का यूज नहीं है। ठीक है, तो एग्जाम में बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस पूछा जाता है कि फेरस अलॉयज के दो एग्जांपल बताइए, उसकी कॉम्पोजिशन भी पूछा जा सकता है। तो ये जो है आपको बेसिकली इसमें ऐसा कुछ समझना नहीं है, लेकिन आपको याद ही करना होगा। जैसे कि नॉन फेरस अलॉयज, जैसे ब्रास हो गया, ब्रोंज हो गया, जैसे ब्रोंज मेडल मिलता है ना, तो ब्रास, ब्रास में कंपोजिशन क्या है? तो कॉपर 80% होता है, जिंक 20% होता है। ब्रोंज, ब्रोंज में क्या होता है? 90% कॉपर एंड टिन, एसएन मींस टिन, स्टेनस कहा जाता है। तो टिन जो है वो 10% होता है। तो कॉपर और टिन से मिलकर बनता है ब्रोंज, एंड कॉपर एंड जिंक से मिलकर बनता है ब्रास। फिर एमलगम्स। एमलगम्स जहां भी आप सुनेंगे एमलगम्स में ऑब्वियसली मर्क्यूरी होगा ही होगा, एंड अलॉय ऑफ मर्क्यूरी को कहा जाता है एमलगम्स। फॉर एग्जांपल सोडियम एमलगम्स, जैसे सोडियम एमलगम, जिंक एमलगम्स, ये सब डेंटिस्ट डेंटिस्ट लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। एमलगम्स का यूज़ किया जाता है फिलिंग कैविटीज फिल अप करने के लिए, तो वो भी होता है। ये भी सब एलॉयज है। तो फेरस एलॉयज, नॉन फेरस एलॉयज, एमलगम समझ आ गया। अब प्रॉपर्टीज जान लेते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या क्या है एलॉयज के, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो एलॉयज आर स्ट्रॉन्गर देन मेटल्स फ्रॉम विच दे आर ऑब्टेन्स। तो एलॉयज जो होते हैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं, इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए देखिएगा घर में जो हम लोग हैं यूज करते हैं स्टेनलेस स्टील का बर्तन यूज करते हैं, है ना। तो क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, टेंसल स्ट्रेंथ, वो लंबे समय तक ड्यूरेबिलिटी भी ज्यादा होती है, इसीलिए एलॉयज की जो स्ट्रेंथ होती है वो ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू देयर रेस्पेक्टिव या इंडिविजुअल मेटल्स का। फिर इट इज हार्डर देन द कंस्टिट्यूएंट मेटल्स, वो तो मैंने बताया। फिर मोर रेसिस्टेंस टू कोरोशन, और आसानी से ये कोरोड भी नहीं होते हैं मेटल्स। फिर मेल्टिंग पॉइंट इज ऑफ एलॉय इज लोअर देन द कंस्टिट्यूएंट मेटल्स। तो एलॉयज की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो कम होती है। जैसे कि सोल्डर, सोल्डरिंग में हेल्प करता है ना। इलेक्ट्रिशियंस बहुत ज्यादा यूज करते हैं सोल्डर्स का, जिसमें टीन की कितनी होती है? 80% होती है, लेड होता है 50% के आसपास होता है। ठीक है, तो सोल्डर में हैज लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन लेड एंड, तो लेड एंड टीन की जो इंडिविजुअल मेल्टिंग पॉइंट है उससे भी कम होती है। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट जो होती है एलॉयज की वो लोअर होती है। ठीक है, फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज ऑफ एलॉय इज लोअर देन द कंस्टिट्यूएंट मेटल्स। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो उनकी कम होती है, इसीलिए उनको हम लोग एज अ कंडक्टर यूज नहीं करते हैं। कंडक्टर यूज करना है तो हम लोग प्योर मेटल यूज करेंगे, जैसे कॉपर यूज करेंगे या सिल्वर यूज करेंगे। लेकिन जहां पे हम लोग को जैसे कि रूम हीटर जो होते हैं, या आयरन होता है, टोस्टर होता है, अवन होता है, उसमें हम लोग एलॉयज का यूज करते हैं, जैसे नाइक्रोम हो गया, है ना। उसमें हम लोग एलॉयज का यूज करते हैं क्योंकि उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होती है वो लोअर होती है, और साथ ही साथ में एलॉयज जो होते हैं वो ऑक्साइड नहीं बनाते हैं। ठीक है, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये भी प्रॉपर्टीज है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और भी कुछ एग्जांपल देख लीजिए एलॉयज के।
बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ब्रास मैंने बताया, कॉपर एंड जिंक, इनकी कॉम्पोजिशन अगर याद हो जाती है तो वेल एंड गुड। ब्रोंज जो है कॉपर एंड टीन से बनता है। सोल्डर है लेड एंड टीन से बनेगा 50-50%। फिर डूरा एल्यूमिनियम, सॉरी यहाँ पर मैंने 50 और 80 कहा, तो ये 50-50% होता है। सोल्डर जो है 50% लेड 50% टीन से बनेगा। फिर डूरा एल्यूमिनियम जो है बहुत ज्यादा यूज किया जाता है एरोप्लेन्स की जो आउटर कवरिंग होती है उसको बनाने के लिए, ऑटोमोबाइल्स में यूज होता है। ठीक है, तो 95% एल्यूमिनियम होता है, 4% कार्बन होता है, 0.5% मैग्नीशियम एंड 0.5% मैंगनीज होता है। तो ये चार मेटल से मिलकर बना है डूरा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, कॉपर, मैंगनीज, मैग्नीशियम। फिर स्टील जो है वो किससे बनता है? आयरन एंड कार्बन से बनता है। ठीक है, आयरन एंड कार्बन। ठीक है, तो ये था हमारा कुछ एलॉयज के नाम। और भी कुछ है एलॉयज जो आप अपने बुक से पढ़ सकते हैं। एक आपके बुक में भी और बहुत सारे दिए होंगे, लेकिन जो मेजर एलॉयज के नाम थे वो मैंने बता दिया। तो ये था मेटल्स और नॉन मेटल्स चैप्टर, इसके साथ में हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो ये थर्ड पार्ट था। मैं एक नेक्स्ट पार्ट भी लाऊंगा, फोर्थ पार्ट, जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है इस चैप्टर से रिलेटेड जो कि आपके बोर्ड्स में आने के चांसेस है, उनको मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो वो वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा है। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिए। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, जय हिंद।